हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट 16। तो माय नेम इज आशी राठौर और 1 से लेकर 50 तक देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द फंजाई फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज, कहते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। जो आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एक्चुअली में बच्चों को 3 प्रकार का होता है। सैप्रोफिटिक, पैरासाइट एंड सिम्बायोसिस। कहते हैं आपका जो पैरासाइट और सिम्बायोसिस है ये पॉपुलेशन इंटरएक्शन में हेल्प करता है। कहते हैं ये प्लस माइनस के रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिम्बायोसिस को प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब इसके दोनों के दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक से दूसरे को डिपेंड करता है, दोनों के दोनों कैसे लिविंग में है ना, दोनों दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ये पॉपुलेशन इंटरएक्शन में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप। लेकिन जो सेपरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एक्चुअली में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और एक डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म में मैटर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा फूड के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेपरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपका ये फंजाई हो गए, मोस्टली फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। और कुछ फंजाई में जैसे ड्यूटेरोमाइसीटी मोस्टली आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। तो सेपरेट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा रीजन है द जनरल लाइक सिलाजिनेला एंड साल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। देखो मोस्टली टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं लेकिन सम आर हेटेरोस्पोरस। द मींस 2 टाइप ऑफ स्पोर फॉर्म, द मैक्रो एंड माइक्रो। जो माइक्रो वाला होता है ये आपका मेल वाला होता है और ये फीमेल वाला होता है। तो 2 प्रकार के स्पोर बनना, हेटेरोस्पोरस कंडीशन, है ना। स्टार्ट हो गई थी हेटेरोस्पोरिक कंडीशन कहां से, टेरिडोफाइट से। तो कहते हैं एसएमएस आया, साल्विनिया, मार्सिलिया एंड स्लेजिनेला एंड एजोला। ये 4 प्रकार कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप एस स्क्वायर याद रखिए बस, साल्विनिया एंड स्लेजिनेला। ठीक है, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो रीजन देख लेते हैं। दे प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रो बड़े वाले और माइक्रो छोटे वाले, है ना। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो एंड आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। द सेल ऑफ डायटम्स इंडेस्ट्रक्टिबल मेड ऑफ सिलिका। कहते हैं सेलुलोजिक जो सेल प्लेट होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है किसमें, क्राइसोफाइट में। उसकी जो सेल वॉल सेलुलोजिक होती है उसके अंदर सिलिका डिपॉजिट होती है। तो इसके बाद कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, है ना। डायटम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। तो इसलिए सिरका की सेल वॉल है ना, सिरका की वजह से होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है, सबको पता है। ये बाइलोब बनाया मैंने इस तरह से, एक लोब ये, दूसरा लोब ये है। तो बाइलोब ये आपका लोब है ना, ये आपकी लोब है, तो बाइलोब है। लेकिन हर एक लोब के पास 2 स्पोरेंजिया होती हैं, यहाँ भी 2 स्पोरेंजिया होंगी, है ना। तो इस प्रकार से ये कैसा हो गया, टेट्रा स्पोरेंजिएट आल्सो कॉल्ड बाइलोब। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्पोरेंजिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टेट्रा स्पोरेंजिएट, अगर लोब का रिस्पेक्ट देखेंगे तो बाइलोब। तो मोस्टली आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली प्लांट होते हैं, कैसे होते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट या बाइलोब। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which plant seed cannot germinate and establish without presence of mycorrhiza। तो mycorrhiza एसोसिएशन जैसे मैंने पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला भी बताया था। तो these are also प्लस प्लस, यानी कि सिम्बायोसिस ये भी होता है, mycorrhiza एसोसिएशन। जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें से अगर पाइनस का एग्जांपल ले लें तो इसकी जो रूट होती है, इसकी रूट में होते हैं कौन, क्या, फंजाई। अभी मैंने बताया था डेड एंड डिके ऑर्गेनिक में ग्रो करने वाले फंजाई होते हैं, है ना। तो बिना आपके फंजाई के फाइनस ग्रो नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें रूट हेयर होते ही नहीं है, या रूट हेयर नहीं होंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सारी भरपाई कौन करेगा, आपका फंजाई। तो दोनों के दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, इसलिए सिम्बायोसिस प्लस प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कहते हैं साइकस के पास भी कॉर्नलाइट रूट होती है। ठीक है, इसके पास कॉर्नलाइट रूट जो है इसमें आपका कौन सा, नॉस्टॉक एनाबीना, नॉस्टॉक प्लस एनाबीना, है ना। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ब्लू एलगी, ये भी आपका प्लस प्लस का रिलेशन हो गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, ये भी आपका सिम्बायोसिस एक प्रकार की। तो पाइनस में माइक्रोराइज रूट एंड साइकस में कॉर्नलाइट रूट, यहाँ फंजाई है, यहाँ ब्लू एलगी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्रैंक एनाटॉमी आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ, कहते हैं मोस्टली डाइकॉट्स में मोस्टली मोनोकॉट एंड फ्यू डाइकॉट क्रैंक एनाटॉमी शो करते हैं, है ना। तो जिसमें से आपके वीट में नहीं होता एक्चुअली में, तो आपका शुगर कैन हो गया एंड सोरगम, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें 2 एग्जांपल लिखे, सोरगम एंड शुगर कैन। इसके बाद क्या होती है क्रैंक एनाटॉमी, मतलब ऐसे समझ लो जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स हैं, है ना। इसमें क्रैब्स है, कैल्विन साइकिल के अलावा हैच एंड स्लेज साइकिल भी होती है ना। तो एक स्पेशल एडेप्टेशन होता है लीफ में क्रैंक एनाटॉमी, ताकि हमें फोटो रेस्पिरेशन से हम बच सकें, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म होता है। आपका आंसर क्या होगा सोरगम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, वी हैड अ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन है। आप ये फोटोसिंथेसिस आप रिएक्शन पढ़ते हैं 6CO2 प्लस 6H2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये आपकी क्या है पूरी फोटोसिंथेसिस है। ये आपकी सनलाइट बोले तो HNU एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है। कहते हैं सबसे पहले क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, आपकी फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर दीजिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड आधी ऑक्सीजन, ठीक है, आधी ऑक्सीजन, ये निकल गया, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकले इससे हम एनर्जी बनवा लेंगे, ठीक है, एनर्जी बनवा लेंगे। और इसके बाद आपका जो CO2 का रिडक्शन किसमें ग्लूकोज में, ये कौन करेगा, यही H, है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी रिएक्शन होती है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, यही फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, यही क्या है लाइट रिएक्शन। और एक्चुअली में ये अगर हम आपको ग्रेना बना दें इस तरह का, तो ग्रेना बना दें, तो आप ये ग्रेना लेमिला है, इसी की सरफेस पे क्या होता है PS1, आपने सुना होगा PS2, यहाँ पे PS1 है ना। तो PS1 PS2 मतलब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है, दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन क्या होता है लाइट रिएक्शन, और ये कहाँ होती है ग्रेना में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में आपकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग में होती है आपकी डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन मतलब जो आपका CO2 है वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। और वाटर से जो आपका रिड्यूसिंग पावर है ना, एसिमिलेटरी पावर है जो बनती है कहाँ पे, लाइट रिएक्शन में, ठीक है, किसके थ्रू, ग्रेना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बोले तो BSE। पहली बात ये एनालॉगस वेरिएंट होता है किसके, CJD क्रॉप जैकब डिसीज, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार के क्या प्रायोन्स है, प्रायोन्स है ये। बोले तो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो, ठीक है, तो कहते हैं वायरॉइड्स, लेकिन RNA होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। अगर इसी में जुड़ जाए क्या, प्रोटीन है ना, और दोनों को मिला के बन जाते हैं क्या, वायरस। तो कहते हैं वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो RNA वाला तो वायरॉइड, सिर्फ प्रोटीन इन्फेक्शन हो तो प्रायोन्स, दोनों एक साथ हो तो वायरस। याद करने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक है। तो BSE एंड CJD एनालॉगस वेरिएंट हो गया। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन प्रायोन्स होता है, और जो मोस्टली जो BSE होता है ना, किसमें होता है, कैटल्स में, जैसे काऊ वगैरह में, ठीक है। अब इसे नाम तो देखो, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। आपका जो ब्रेन है एक्चुअली में इसका बायोलॉजिकल नाम होता है सेफिलॉन, तो सेफिलॉन की होगी इंसेफेलोपैथी, है ना। स्पॉन्जिफॉर्म का मतलब होता है खोखला हो जाता है, तो ब्रेन अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, किसका, बोवाइन का मतलब होता है कैटल, ठीक है। तो कैटल बोले तो काऊ का जो ब्रेन हो गया कैसा, अंदर से खोखला हो गया, है ना। तो मोस्टली किसके प्रायोन्स की वजह से होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो ब्रेन वाली डिसीज होती है वो ब्रेन आपकी प्रायोन्स ही करती है। तो आंसर क्या होगा, काउ, सिंपल ही आपको बताना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन मेल पर्सन आफ्टर वेसेक्टोमी व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हेड। कहते हैं वेसेक्टोमी क्या होती है, आपकी जो डक्ट है उनको काट के बांध दिया जाता है ना, जैसे बास डिफरेंस वगैरह है ना, तो इसमें डक्ट को काट के बांध दिया गया। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन तो होता है, ये क्यों, ये तो टेस्टिस में होता है ना, टेस्टिस में होता है, गैमेट्स के अंदर होता है, तो ये तो अब नहीं होगा, नंबर ऑफ गैमेट रिड्यूस नहीं हो सकता, है ना, गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। तो आंसर आल में क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो सबसे पहले क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया से बनती है, माइटोटिक डिफरेंशिएशन से बनती है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड बना। अब स्पर्मेटिड फाइनली डिफरेंशिएशन होके बना देता है क्या, स्पर्मेटोजोआ, इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्म्स, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये माइटोटिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी क्या है, मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है। और ये क्या है, मियोसिस सेकंड है, ठीक है। ये मैचुरेशन बोलते हैं।
और इसके बाद ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। इसका नाम होता है एक्चुअली में क्या, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रकार का डिफरेंशिएशन है, जो बने हुए 4 स्पर्मेटेड है, 1 2 3 4, ये फर्दर चेंज होते हैं स्पर्म में, 1 2 3 4, हेड आ जाएगा सब में, टेल सब में आ जाएगी, नेक आ जाएगा, इस तरह से स्पर्म हो जाएगा। तो फॉर्मेशन, अब ये चीज कहाँ होती है, आपके जो FSH हार्मोन की प्रेजेंस में जो सर्टोली सेल है ये करता है, मतलब न्यूट्रिशन करता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब सिंपली बताना मैं, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ बनना, ये क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस, एक प्रकार का क्या डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। तो मॉडर्न डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, एंड ये आपका फर्दर से डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, इफ एन पोंड देयर आर, पोंड में क्या है 50 वाटर हाइसेंट है, ठीक है। तो आपका इनिशियल जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी है, 50 है। द लास्ट ईयर थ्रू द रिप्रोडक्शन 10 नए बन गए, ठीक है। तो 50 और 10 न्यू आ गए, कितने हो जाएगा, 60 हो गए, ठीक है। और लिखा भी है 60। व्हाट इज द बर्थ रेट, बर्थ रेट पूछ रहा है ना, बर्थ रेट। तो कहते हैं चेंज अपॉन इनिशियल लगाओ, चेंज अपॉन इनिशियल, हमेशा चाहे बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, हमेशा कुछ भी पूछे तो हमेशा क्या लगाना, चेंज अपॉन इनिशियल। चेंज कितने का हुआ है, 10 का, 10 बड़े हैं। अगर डेथ रेट होता तो 10 घटते, ठीक है। और इनिशियल कितने थे, 50 थे, तो कितना आ जाएगा, 1/5 कितने होते, 0.2। तो 0.2 ये आपकी क्या बर्थ रेट आ गई। तो 0.2 ऑफस्प्रिंग पर प्लांट पर ईयर, है ना, क्योंकि ईयर वाला यहाँ पे दिया है, ईयर वाला। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बर्थ पर यूनिट टाइम क्या होता है, बर्थ रेट, हमेशा चेंज अपॉन इनिशियल लगाओ। अगर यहाँ पर डेथ रेट भी पूछा होता तब भी आप चेंज अपॉन इनिशियल ही लगाते, ठीक है। तो आंसर क्या, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन डिसीज, अच्छा इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जिससे इन्फेक्शन हो जाए, ऑल इन्फेक्शियस डिसीज आर द पैथोजेनिक डिसीज, पैथोजेनिक डिसीज। पैथोजेनिक डिसीज बोले तो जो बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथीज से होने वाली डिसीज होती हैं, ठीक है। तो आर इन्फेक्शियस डिसीज आया था पैथोजेनिक डिसीज। अब इसमें से हम मोटा-मोटा देख लेते हैं पैथोजेनिक डिसीज कौन कौन सी है। स्मॉल पॉक्स, कोई भी पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए से होता है, और वायरस वाला, ठीक है। तो डीएसडीएनए ये क्या है, वायरस, ठीक है। तो ये वायरल डिसीज है, दी जाता पैथोजेनिक डिसीज, इन्फेक्शियस होगी, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या होती है, देखो एक होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये चीज हमेशा याद रख लो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, ठीक है, और या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो। ये डिसीज कैसी होती है, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस मतलब इसे इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर किसी को कैंसर होगा तो उसके साथ बैठने से आपको कैंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन जुकाम हो जाएगा साथ बैठने से, है ना। बुखार हो सकता है साथ बैठने से, लेकिन आपको एड्स भी हो सकता है। डायबिटीज नहीं हो जाएगी, किसी बंदे को डायबिटीज है, उसके साथ बैठने पर डायबिटीज नहीं होगी। मतलब ये एक से कॉन्टेक्ट से दूसरे में हो जाए, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शन हो गया। तो आल पैथोजेनिक डिसीज आर द इन्फेक्शियस डिसीज। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर आर द नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। तो एड्स कैसा, वायरस से होता है, तो वायरल डिसीज इन्फेक्शन होगा, तो ये भी आंसर हो गया। कलर ब्लाइंडनेस ये आपकी क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, तो इन्फेक्शियस नहीं है ये। डायबिटीज भी इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फ्लुएंजा ये भी आपका क्या, डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस के द्वारा होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ये भी क्या है, वायरस, ठीक है, ये वायरस है। और नाइट ब्लाइंडनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होगा, मतलब अंधापन, तो ये भी आपका एक प्रकार का नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ये किसी बीमारी से नहीं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज आल्सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कैंसर आपकी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कैंसर। और कलर ब्लाइंडनेस कैसा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, वो सिंड्रोम वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो आर इन्फेक्शियस डिसीज, अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल। तो 1, 2 एंड 3 दी जाता है इन्फेक्शियस डिसीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 3 होगा मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा करेक्ट मैचिंग देखना है, किराए एबी कॉटन बलबम, देखो किराए फर्स्ट एबी वाला जो होगा वो किसके अगेंस्ट, मतलब इसको कौन अटैक नहीं कर पाएगा, अगर अगेंस्ट हमने एंटी रेसिस्टेंट बना दिया तो कहते हैं कॉर्न वॉरर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर किराए का, इसी किराए का मैंने सेकंड वाला ले लिया, ए बी ही लिया मैंने, तो ये चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कॉटन वॉल वॉर्म, ठीक है, कॉटन वॉल वॉर्म। और इसी का एक दूसरा होता है एसी वाला ले लो, किराए फर्स्ट एसी, ठीक है।
तो ए बी का हमने पहला वाला लिया तो सिर्फ उसमें कॉटन है, इसके अलावा कुछ भी ले हमेशा कौन सा होगा, कॉटन बल्ब हो। तो ये दोनों कैसे हैं, कॉटन बल्ब अटैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर इसके अगेंस्ट मैंने कर दिया तो देखो किराया वन एसी है तो कॉटन वाला है, ये सही हो गया। किराया फर्स्ट ए बी ये कॉटन वाला है लेकिन यहाँ कॉटन लिखा है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। किराया सेकंड ए बी ये है, देखो यहाँ पे ये भी कॉटन वाला है, यहाँ पे कॉटन लिखा है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए आई टेक प्लेस इन द प्रोकैरियोट, गलत बात है ना। टोबैको में करते हैं नोवल मैकेनिज्म बोलते थे, तो कैसा होगा टोबैको, यूकैरियोट होता है, तो ये भी आपको गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, एक्सओ टाइप एंड एक्सवाई टाइप सच डिटरमिनेशन इन द मैकेनिज्म किसमें होता है, एक्सओ एंड एक्सवाई, या फिर कह सकते हैं एक्स एक्स एंड एक्सवाई। ये कहाँ होता है, इसको बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक, है ना, मेल हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ड्रोसोफिलास का एग्जांपल हो जाएगा, लिख नहीं रहे हैं, बता रहे हैं, ड्रोसोफिला हो जाएगा एग्जांपल, और कौन सा हो जाएगा, ह्यूमन वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक्स वाई, तो मेल हेट्रोगैमेटिक। और जो बर्ड रेप्टाइल्स वगैरह एम्फीबी वगैरह इनमें क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक, है ना। और एक्सोटाइप में ग्रॉसहॉपर वगैरह तुम्हें याद है ना। फिलहाल वो अलग की बात है, क्वेश्चन हमारा तुरंत सॉल्व हो गया था। ऑल द फॉलोइंग आरएनए आर द नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड, ठीक है, ओके ओके, ऑप्शन देयर आर मैचिंग है। कहते हैं आपका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए तो बना लिया तुमने, कौन सा आरएनए, एमआरएनए। अब एमआरएनए से आपको क्या बना लिया, प्रोटीन, ठीक है, ओके डन। तो डीएनए से एमआरएनए बनना, ये क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और ये क्या है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। तो कहते हैं एमआरएनए से प्रोटीन वाले अगर स्टेप ले हम, तो आपकी स्मॉल सब यूनिट होगी राइबोसोम की, और ये लार्ज सब यूनिट होगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से लगा होता है क्या, एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए, ठीक है। अब देखो जो आपको राइबोसोम है इसकी दो साइड होती है, ए साइड है ना, एमाइड साइड, मतलब जिसमें अमीनो एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, और टी साइड भी होती है जिसमें नए अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है, दो साइड होती है इसमें। तो एक प्रकार से कैटलिस्ट का भी काम करता है ये, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और आपका ये सबस्ट्रेट भी दे रहा है। तो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड कैटालिटिक रोल कौन करेगा, आरएनए। आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर ही कौन सा होता है, आरएनए होता है, याद है। राइबोसोम किसके मिलकर बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये वाला है ना, तो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल बिल्कुल कर रहा है, ये सही हो गया। ये हमें बताना है क्या, इंटरल बताना है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाएगा, और आपकी ट्रांसलेशन में यहाँ पे अमीनो एसिड ट्रांसलेशन में पकड़ पकड़ के लाएगा, और नए अमीनो एसिड पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रिंग द अमीनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ट्रांसफर आने एमआरएनए क्या करता है, ये टेम्पलेट का काम कर रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल, ये वाली बात गलत हो गई है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, थर्ड। देख लेते हैं, द प्लॉइडी ऑफ आर्चिगोनियम 4 एंड आर्चिगोनियम आर रिस्पेक्टिवली। देखो आर्चिगोनियम 4 क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम मार्किन से बनाए, अभी मार्किन से बना दिए, राइगोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ये बना दिया क्या, ये बना दिया मैंने क्या, ये बना दिया मैंने आर्चिगोनियम 4, ठीक है, आर्चिगोनियम 4 बना दिया मैंने, ठीक है। और इस प्रकार का ये गैमेटो मार्किन है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफिटिक बॉडी होगी। गैमेटोफिटिक बॉडी होगी तो कैसी होगी, एन हेप्लॉइड होगी। तो इसमें बनने वाली सारी चीजें हेप्लॉइड ही तो होगी, तो आर्चिगोनियम 4 भी कैसा, हेप्लॉइड ही होगा। अब ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो गैमीट किसके अंदर बनते हैं, सेक्स ऑर्गन में। लेकिन इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं क्या होते हैं, आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड एंथ्रीडिया। तो चाहे एंथ्रीडिया हो, चाहे आर्चिगोनिया हो, एंथ्रीडिया 4 हो या आर्चिगोनिया 4 हो, कुछ भी हो, सबकी प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी हमेशा, ठीक है बच्चों। तो ये एन होगी, और इस पर लगने वाले जो सेक्स ऑर्गन है, इसके लगने वाले जो सेक्स ऑर्गन होंगे, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, तो वो सारे के एन ही होंगे। तो प्लॉइडी क्या होगी, एन कॉमा एन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, the bioreactor provide the optimal condition achieving the desired product and providing the optimum condition। आपके जो स्पार्ज टाइप एंड स्टारिंग टाइप दो प्रकार के बायोरिएक्टर होते थे, है ना। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में आपका बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के लास्ट में जो फिगर बने हैं, तो आपका ऑप्टिमम कंडीशन हम दे देते हैं, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, है ना, सारी चीजें। तो पहला आपका सही हो गया। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज इन द बायोरिएक्टर क्या होते हैं, स्टायरिंग टाइप। स्टायर का मतलब स्टेयरिंग, घुमाने वाला, है ना, तो घूमने वाला, ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो बोथ आर द करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल देखो सबसे पहले क्या होता है, आरयूबीपी 5 कार्बन का होता है,
ठीक है, 5 कार्बन का होता है। अगर इसमें लग जाए क्या CO2, तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, कार्बोक्सिलेशन। इसको बोल दिया क्या मैंने, कार्बोक्सिलेशन। तो इससे बन जाता है 2 मॉलिक्यूल PgAA, जो कि होते हैं कितने, 3 कार्बन की, ठीक है, 3 कार्बन की। अब इसी से क्या हो जाएगा, इसी में होता है क्या, रिडक्शन, इसी में होगा क्या, रिडक्शन। तो अब यहाँ से रिडक्शन जैसे हो जाएगा तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल इसके PgAl, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड है, और ये क्या है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बोल सकते हैं। अब इसी का रीजनरेशन वापस हो जाएगा, इसे बोलते हैं रीजनरेशन, रीजनरेशन, ठीक है। तो रीजनरेशन एक स्टेप हो गया, कार्बोक्सिलेशन एक स्टेप हो गया, एंड रिडक्शन एक प्रोसेस हो गया। दी जाता है केल्विन साइकिल। अब यहाँ पे ATP एंड NADP खर्च होंगे, वो अलग की बात है। तो 3 8 प्रोसेस है केल्विन साइकिल के, है ना। तो कार्बोक्सिलेशन भी है, रीजनरेशन भी है, एंड रिडक्शन भी है, नहीं है डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। हमें CO2 को पकड़ के जोड़ना है, हटाना नहीं है। रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो नॉट पूछ रहा है ना, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस पूरे याद होना चाहिए। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फोट, फ्रक्टोज 6 फास्फोट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफास्फोट, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1 3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इस तरह से पूरी रिएक्शन जो है ना ग्लाइकोलिसिस की। तो लास्ट स्टेप जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है आपका क्या होता है, पायरुविक एसिड, है ना। कहते हैं ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है, लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके, पायरुविक एसिड के, है ना। तो की प्रोडक्ट क्या हो गया, पायरुविक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। द पर्सन विद जीनोटाइप IA/IB, अच्छा ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली AB ही होगा। अब सबको पता है कि जब दोनों के दोनों एलील इक्वली डोमिनेंस होता है तो कहते हैं कोडोमिनेंस। अगर सिर्फ डोमिनेंट एलील आपका एक्सप्रेस कर रहा है तो कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, है ना, कंप्लीट डोमिनेंस। अगर इनके बीच में है, डोमिनेंट भी तुम्हारा एक्सप्रेस करे और रिसेसिव भी करे, इनका दोनों का इफेक्ट दे, तो उसे कहते हैं इंटरमीडिएट वाली कंडीशन। कौन सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस ओनली डोमिनेंट वाले करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों का मिक्सचर करेगा, और दोनों सेपरेटली करेंगे। मान लो अगर रेड है, यहाँ पे रेड का क्रॉस अगर व्हाइट से कराएंगे हम, ठीक है। अगर आपके F1 जनरेशन में सिर्फ रेड आ रहा है तो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनके बीच बोले तो पिंक आ रहा है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और रेड भी है उसी के अंदर, और पिंक और तुम्हारा व्हाइट भी है उसी के अंदर, मतलब कुछ पैच रेड के हैं, कुछ पैच व्हाइट के हैं, दोनों का मिक्सचर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोडोमिनेंस, है ना। तो व्हेन द बोथ एलील इक्वली डोमिनेंस, है ना, इक्वली एक्सप्रेस्ड, द कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। द एग्जांपल इज AB ब्लड ग्रुपिंग, है ना, AB ब्लड ग्रुपिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। द लार्जेस्ट जीन ह्यूमन क्या होता है, डिस्ट्रोफिन, हैव 2.4 मिलियन बेस। कहते हैं जो आपका स्मॉलेस्ट इन जनरली जीन के पास इन जनरली कितने होते हैं, लगभग 3000 बेस होते हैं। बेस बोलो या बेस पेयर बोलो या सिंपली आप बोल दो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोल दो आप। तो जनरली कितने 3000 होते हैं, लेकिन एक ऐसा जीन भी होता है जिसके पास सबसे ज्यादा बेस होते हैं, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसका नाम क्या होता है, डिस्ट्रोफिन। कितने होते हैं, 2.4 मिलियन बेस, इतने ज्यादा। अगर इसी में खराबी आ जाए तो याद करिए लोकोमोशन वाला चैप्टर, है ना, इसमें खराबी आ जाए तो हो जाती थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वहां पे लिखा था जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आज पता चला कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें यही बड़ा वाला जीन क्या हो जाता, खराब हो जाता था। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके खराब होने से हो जाएगी क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देख लेते हैं बच्चों। द प्लांट ग्रोथ यूनिक बिकॉज द प्लांट रिटेन द कैपेसिटी टू अनलिमिटेड ग्रोथ इन थ्रू आउट द देयर, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ होती है वो काफी यूनिक होती है एनिमल कंपैरिजन में, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल होने की वजह से, है ना, बिल्कुल सही बात है। एंड स्टेटमेंट सेकंड है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली कैसे होती है, डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस में। इसके नाम क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक फेज जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है इसके पास, इलॉन्गेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो आपकी तीनों हैं, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो आपका कौन सा जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए बच्चों। द प्रोसेस ऑफ विच मेंटेन द कांस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, द ऑर्गेनिज्म कहते हैं हमारे अंदर का बॉडी टेम्परेचर, हमारे अंदर की ऑस्मोलैरिटी, हर चीज एक मेंटेन रखें हम। इस मेंटेन करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, है ना। तो होमियोस्टेसिस, अब कुछ बच्चे कहेंगे होमियोस्टेसिस ये आपका उसमें दिया गया, जो चैप्टर डिलीट हो गया है, तो याद करिए आपका कौन सा वाला चैप्टर, न्यूरल वाले के पहली पैराग्राफ में होमियोस्टेसिस का जिक्र किया गया है। नो डाउट डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन होमियोस्टेसिस दिया गया है ना, तो आपका ये रिड्यूस सिलेबस नहीं माना जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सेकंड। नहीं देख लेते हैं।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रेफरेंस टू द माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बताना है क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होता है और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का साइज का होता है, ठीक है। और कहते हैं प्रोकैरियोटिक, सही बात है, यूकैरियोटिक नहीं होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है क्योंकि जनरली मोनेरा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट। काइंड्स ऑफ वायरस नहीं है क्योंकि एक अलग से कैटेगरी है। एंड सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती ही नहीं है, सेल वॉल कैसे ए सेलुलोजिक होती है, ए सेलुलोजिक होती है ना। तो ये भी आपकी गलत बात होगी। तो ओनली फर्स्ट आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नहीं देख लेते बच्चों, द इनिशियल ट्रांसलेशन द mRNA फर्स्ट बाइंड टू स्मॉल RNA, है ना। तो जो mRNA है इस तरह से पहले स्मॉल mRNA से बनेगा, मतलब राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट होगी पहले इससे अटैच होगा, इसके बाद बड़ी बड़ी वाली यूनिट बनेगी, है ना, इस तरह से। तो पहले कौन सी, स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, स्टेरॉइड। अच्छा, हमें देखना है करेक्ट मैचिंग किसके, हार्मोन के नेचर के बारे में, केमिकल किसका नेचर क्या है। कहते हैं जी स्टेरॉइड हार्मोन, है ना, बोले तो लिपिड हार्मोन, लिपिड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन। आगे बात जान लीजिए, गोनेट्स, गोनेट्स बोले तो टेस्टिस एंड ओवरी, इनसे निकलने वाले सारे हार्मोन और प्लस एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, इनसे निकलने वाले हार्मोन कैसे होते हैं, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, ठीक है। ये मोस्टली याद करने का तरीका हो गया। गोनेट से निकलने वाले हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, है ना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी से निकलने वाले, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से बोले तो कॉर्टिसोल वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरॉन, ये सब की, ठीक है। सारे के सारे कैसे हैं, इनका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर का होता है। और बाकी सब प्रोटीन के होते हैं। अब प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड का भी हो सकता है, एमिनो एसिड का भी हो सकता है। तो ये याद रख लीजिए आप, एक ये, एक ये, ठीक है। तो स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टेरॉइड थायराइड से नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका अमीनो एसिड हार्मोन होता है ना। एनसीईआरटी में लिखा है थायरोआयोडोनोइन, ठीक है। अमीनो एसिड, एपिनेफ्रिन, बिल्कुल सही बात है। कौन सा अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में है नहीं फिलहाल, लेकिन अमीनो एसिड है, बता दिया मैंने आज। और पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होता है, ये भी सही बात है। और पेप्टाइड हार्मोन आपकी जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। तो बाकी सही। तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नहीं देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, है ना। पीट फॉर्मेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं, स्फेगनम को, है ना। पीट फॉर्मेशन बोलो, ये क्या होती है, इसके पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, which can hold the water and used as a transshipment of living material, है ना। एक प्रकार का मॉस होता है सिर्फ, है ना। सीधा लर्निंग वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। which of the following is correct match, एथिलीन इंड्यूस करेगा मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग करेगा, क्यूकम्बर में की फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा, लेकिन कौन सी, फीमेल वाली फ्लावर की, ठीक है। और रेस्पिरेटिक लेडिमेटिक, मतलब इसका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी जो रेट है ना, वो अचानक से बढ़ेगी, मतलब सडन इंक्रीज, तेजी से होगी। क्यों, उनकी सेल क्या हो रही है, उनकी जो अंदर की सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो रही है ना। फल जो होता है राइपिंग हो रहा है ना, पक रहा है वो, है ना। तो इसकी रेस्पिरेशन रेट एकदम से बढ़ती है, तो रेस्पिरेशन रेट का एकदम से बढ़ना कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लिमेटिक। तो ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज नहीं किया गया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आपका नीट में आया हुआ है। तो आंसर क्या और हो जाएगा, द बोथ ट्रैकिड्स एंड विसल आर प्रेजेंट इन जाइलम, किसके पास, ओनली एंजियो। विसल का मतलब ही क्या होता है, एंजियो, ठीक है। तो सर ये दोनों के दोनों कहां पर है, एंजियोस्पर्म में नहीं होती, किसमें, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में। फिर क्या होता है इसमें, कहते हैं इसकी जगह पे, विसल की जगह पे कुछ, ट्रैकिड्स की जगह कुछ और होता है, कंपेनियन सेल की जगह कुछ और हो जाता है ना, सीप सेल वगैरह। तो आपके किसमें पाई जाती है, दोनों के दोनों एक साथ। बोथ ट्रैकिड्स एंड विसल आर प्रेजेंट इन द जाइलम, किसमें, सब एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म। इसमें एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। The percentage of drug currently sold the market worldwide derived in the plants, कहते हैं कितने परसेंट प्लांट ऐसे हैं जिसे ड्रग का एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं 25% से ज़्यादा प्लांट ऐसे हैं जो ड्रग एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपका बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर की लास्ट पेज में लिखा होगा ब्रॉड यूटिलिटेरियन एंड नैरो यूटिलिटेरियन। तो नैरो वाले में आपका ये बात बोली गई है ना, क्योंकि हमको प्लांट नहीं काटना चाहिए, इससे हमारा फायदा जुड़ा है। तो बताना चाह रहे हैं कि कितना बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से एक फायदा बताया गया है कि 25% से ज़्यादा प्लांट ऐसे हैं जिनको मेडिसिनल पर्पज, ड्रग के पर्पज से यूज करते हैं, है ना। तो एक लर्निंग डाटा था। द इनकरेक्ट मैच बताना है हमें, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, याद रखो जो पॉड का कलर है उसका रिवर्स कर दो, है ना।
ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। इसका रिवर्स कर दो, येलो ग्रीन, येलो ऑब्लिक ग्रीन, तो ये किसका हो जाता? सीड कलर का, सीड कलर का, ठीक है। तो सीड कलर यहाँ पे लिखा है, इसका रिवर्स कर दो, मतलब यहाँ पे येलो और यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा है। इनकरेक्ट बताया ना, तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा। और देख लेते हैं, सीड से ब्राउन एंड रिंकल्ड, ठीक है। एंड स्टेम बट टाल एंड डॉट, ये भी ठीक है। मतलब ये डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव का जो रेशियो है ना लिया गया है यहाँ पे, तो आंसर क्या? थर्ड हो जाएगा। नहीं देख लेते हैं, द चीप वाटर कंडक्टिंग कैविटी प्रेजेंट इन द मोनोकॉर्डिनेट स्टेप में। आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यही याद रखिए। अगर इसके अलावा आप जानना चाहते हैं तो साइलोजीनस कैविटी, लाइसोजीनस कैविटी एंड साइलोलाइनस जीनस कैविटी, ये तीन प्रकार की कैविटी होती हैं। पहली वाली बताई पाइनस में होती है, दूसरी वाली मैंने जो बताई वो किस में होती है? सिट्रस में होती है ना, डाइकॉट में। और जो मैंने लास्ट में बताई है वो होती है मोनोकॉट में, है ना, जैसे मेज वगैरह हम देख लो। तो आपकी एक ही कैविटी का नाम बताया गया है जिसमें मोनोकॉट स्टेम होगी। नहीं देख लेते हैं, प्रोफेज 1 which of the following represent the transition of metaphase। कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज इज अ लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेकिन अब म्योसिस की दो थी, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, और म्योसिस 1 की जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेज होती हैं, जो लास्ट वाली होगी वही तो है लेट वाली। तो लेट वाली कौन सी? लैबोरेटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस को ये क्या बोल देते हैं? लेट प्रोफेज बोल सकते हैं हम, और उसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज फर्स्ट। तो ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज फर्स्ट बोल दो, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। नहीं देख लेते हैं, which of the following is correct match? The making RNA, देखो DNA से बनता है क्या? RNA, ठीक है। यहाँ पे mRNA नहीं है, सिंपली RNA लिख दिया मैंने। और इससे बनती क्या? प्रोटीन, ठीक है। ये होती क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ये होती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। और ये क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना, इसको बोलते हैं क्या? डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन बोलो आप, या ऑब्लिक रेप्लिकेशन बोलो आप, ठीक है। रेप्लिकेशन या फिर डुप्लीकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, ये पूरा प्रोसेस होता है। एक और होता है, ये सेंट्रल डोग्मा इतना है, सेंट्रल डोग्मा इतना है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए आरएनए से डीएनए बनना, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है बच्चों। तो अब देख लो, मेकिंग आरएनए फ्रॉम आरएनए, ये ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन आरएनए से आरएनए को बनने को हम डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, डुप्लीकेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो गलत हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। मेकिंग आरएनए टू डीएनए है ना, आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, बिल्कुल सही बात लिखिए, तो आंसर सही हो जाएगा, है ना। और देख लीजिए मेकिंग डीएनए टू डीएनए, ये आपका क्या? ये भी डुप्लीकेशन है, ठीक है। और मेकिंग आरएनए टू प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन की ट्रांसलेशन होती है, ये रेप्लिकेशन लिख रहे हैं, ये ट्रांसलेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर अफेक्टिंग इंडिविजुअल 47 क्रोमोसोम, इसके पास कितने होते हैं? 45 क्रोमोसोम, और इन दोनों के पास कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम। तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके? ट्राइसोमी के, है ना। बोले तो 2n+1, ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोसोमी का, मोनोसोमी का। बोले तो 2n-1, ठीक है। इसमें 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती थी, ठीक है। और इसमें XXY है ना, क्लीवेंटर सिंड्रोम, इसमें 21st वाली क्रोमोसोम आ जाती है। दोनों आपकी क्या हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम। मुझे तो फॉलोइंग प्रेजेंट इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन सब कुछ होता है, डीएनए भी होता है, स्टोन भी होता है, नॉन स्टोन भी होता है, और आरएनए भी होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं, द क्रेंज एनाटॉमी का जो क्रेंज वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है लेयर, कवरिंग या ब्रेथ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेथ। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है? C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्क्लेराइड्स आर, स्क्लेराइड का शेप कैसे भी होते हैं? स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है, एंड सिलिंड्रिकल भी हो सकता है ना। और इसके अंदर क्या आपके सबसे ज्यादा डिपोजिशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, है ना। कौन सा वाला टिश्यू? स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा काफी ज्यादा कंडेंस होता था इसमें, लिग्निन जैसा है ना, लिग्निन लोहा जैसा होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? और हो जाएगा। सेम कैसा भी हो सकता है, नो डाउट। आइसोगैमस मोटाइल, अच्छा आइसोगैमस नॉन मोटाइल फ्लैजिलेट गैमेट फाउंड है। देखो आइसोगैमस दो प्रकार के थे, एक था मोटाइल और एक था नॉन मोटाइल, ठीक है। आइसोगैमस एक पूरा रिवाज करा दे रहा हूं आपको, एक होता है अनाइसोगैमस, एक होता है ऊगैमस। दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट, ठीक है। अगर दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमीट देखने में एक जैसे हैं
बाहर से देख के हम ये ना बता पाए कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमीट। अगर उसमें फ्लैजिला है तो मोटाइल बोल दो, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा वो, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पायरोगायरा, काफी बार नीट में पूछा जाता है। इसके बाद एनाइसोगैमेट में पहले कुछ और वो करता था, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा दिया एनसीईआरटी ने, वो है क्या, यूडोरेना, सबको पता होगा। एंड इसमें आपका हो जाएगा क्या, फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स। ये क्या है, ये एनाइसोगैमेट मतलब दोनों बाहर से देखने पे एक छोटा एक बड़ा हो, और इसमें छोटा बड़ा हो, लेकिन छोटा वाला मेल हो, बड़ा वाला फीमेल हो, और जो मेल हो फ्लैजिलेट मतलब मोटाइल होना चाहिए, और जो फीमेल वाला गैमीट है वो नॉन मोटाइल एंड स्टेशनरी होना चाहिए, है ना। तो और बनना चाहिए ओगोनिया के अंदर, तभी कहते हैं ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन। तो दीज आर द आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमें सिंपली नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी बतानी थी, तो किसमें पड़ेगी, स्पायरोगायरा। इसमें क्या होगा, ओगेमस होगा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास हटा दिया सिलेबस से, वॉलवॉक्स में भी क्या होगा, ओगेमस होगा, ठीक। तो आंसर क्या, थर्ड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंट्रास्ट टू मेयोसिस फर्स्ट, कहते हैं जो मेयोसिस सेकंड है नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होती है, सही बात है। आपकी मेयोसिस फर्स्ट में मेयोसिस फर्स्ट में जितने ड्रामे हैं सब उसी में ही होते हैं, लेकिन जो मेयोसिस सेकंड होती है एक्चुअली इज टाइप ऑफ माइटोसिस, है ना। और जैसे ही अब इसमें इंटरकाइनेसिस, जैसे मेयोसिस बन हुई, इसके बाद क्या होती है, मेयोसिस सेकंड, तो दोनों डिवीजन है, लेकिन इसके बीच दोबारा से इंटरफेज नहीं आती है, इसकी जगह पे आती है इंटरकाइनेसिस। नहीं होता है दोबारा डीएनए का रेप्लिकेशन, इसलिए नहीं आती दोबारा क्या, एक रेस्टिंग फेज जिसे कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरकाइनेसिस होगी, तो इंटरकाइनेसिस जब यहाँ पे आएगी तो मेयोसिस फर्स्ट की जो पहली फेज बोले तो प्रोफेज सेकंड है, ठीक है। तो तुरंत आ जाएगी प्रोफेज सेकंड, तो पहले तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। देखो, तो इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड एंड फॉलोड बाय सेकंड एंड मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट, है ना। बहुत सिंपल होती है प्रोफेज फर्स्ट से। तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है वो सेट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, किसमें, 3 सेल स्टेज में, लेकिन 60% में ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में आपके सेट हो जाते थे। 2 सेल स्टेज बोले तो जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, लेकिन जो 3 सेल स्टेज है, जो आपकी जेनरेटिव सेल है, ये फिर से डिवाइड कर जाती है और बना देगा 2 मेल गैमीट। तो याद रखिए 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है, वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल, और 3 का मतलब यही जेनरेटिव सेल दोबारा से बना देगी 2 गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट एंड सेकंड मेल गैमीट। तो ये आपकी, तो 2 वाले 60% और 3 वाले कितने हैं, 40%, ठीक है। तो 40% 3 सेल स्टेज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीज द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्रीब्यूट द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, कहते हैं टिलमैन, डेविड टिलमैन, है ना, पूरा नाम है डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि देखो भैया जो बायोडाइवर्सिटी है, पहली बात तो ये बायोडाइवर्सिटी किसमें, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है ना। मतलब ये इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है किसमें, बायोडाइवर्सिटी की। मतलब जितनी ज्यादा भीड़ होगी, परिवार में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, कोई मारपीट नहीं पाएगा, है ना, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, किसी को प्रॉब्लम आ जाएगी कि दूसरा काम आ जाएगा। तो जितना ज्यादा भीड़, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, उतनी ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा हमारी, पहली बात ये। और कहते हैं कि एक बार इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है तो जैसे कि जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं, है ना, जैसे मान लो बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता किसमें, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में। मतलब जो इकोसिस्टम स्टेबल हो चुका है ऑलरेडी, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलता है ना। ये पूरा स्टेटमेंट जो है किसने बताया था, डेविड टिलमैन ने, है ना। तो इसलिए जरूरी है बायो स्टेबिलिटी, इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो आंसर का थर्ड हो जाएगा इसका। द पिगमेंट कंटेनिंग मेंबर ऑफ एक्सटेंशन इन द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की जो क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जो क्लोरोफिल होता है, वो मेम्ब्रेन एक्सटेंशन क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। एक और होता है मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होते हैं ऐसे करके, है ना। तो ये मेसोसोम होते हैं, किसकी जगह पे, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे, है ना। लेकिन यही मेम्ब्रेन एक्सटेंशन अगर मान लो पिगमेंट भर गए, तो पिगमेंट से भरी हुई थैलियां हैं, उन्हीं को हम बोलने लगते हैं क्या, क्रोमेटोफोर। अगर यही सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो बोलते हैं मेसोसोम। दोनों एक ही चीज है, एक ही जगह पाई जाएगी, बस फर्क इतना है कि खाली है या भरा हुआ है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया अगर पिगमेंट से भरे हुए हैं, देखो लिखा पिगमेंट कंटेन है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। ज्यादा क्वेश्चन अच्छे तब होता है इसमें एक ऑप्शन मेसोसोम भी होता है ना। नहीं देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एस्कोकार्प फूडिंग। तो फूडिंग बॉडी किसमें, एस्कोकार्प किसमें होती है, एस्कोमाइसीटीज में, और बेसिडियोकार्प किसमें होगी, बेसिडियोमाइसीटीज में। सिंपल नाम से पता चल जाता है। तो न्यूरोस्पोरा आर द एग्जांपल ऑफ एस्कोमाइसीटीज। देख लेते हैं,
द बायोलॉजिस्ट स्टडी इन द पॉपुलेशन, अच्छा ओके, फिर से आगे क्वेश्चन कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी 250 है, ठीक है, ये आपकी कितना बर्थ रेट हो गया ये, और जो आई माइग्रेशन है कितना है 20 है, आई माइग्रेशन मतलब आई की वैल्यू कितनी है 20 है, तो टोटल जो आने वाले हैं कितने हो जाएंगे 270, ठीक है। अब जाने वाले देख लेते हैं, तो जाने वाले बोले तो डेथ रेट मतलब डेथ रेट लेंगे, कितनी डेथ हुई कितने लिखा 240, ये लगा 240, ठीक है। और ई माइग्रेशन मतलब ये माइग्रेट कर गए, यहाँ से चले गए छोड़ के, कितने हैं 30, तो ई माइग्रेशन कितना है 30, तो ये भी टोटल कितने का हो गया 270। तो कहते हैं इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, क्या इंक्रीज हुआ, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है ना, 270 आए 270 गए मतलब 0, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। नहीं देखते हैं द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड क्या होता है SER है ना, और RER क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा मोस्टली, तो SER आंसर सिंपल ही है। नहीं देख लेते हैं हाउएवर देयर इन द, अच्छा हाँ कहते हैं कि दो, एक चीज समझ लो आप, दो प्रकार के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन। जो ऑन साइट कंजर्वेशन है, ऐसे समझ लो आप जंगल गए, ठीक है, तो जंगल के वहां पे शेर रहेंगे, टाइगर रहेंगे, बहुत सारे जानवर रहेंगे, आपने क्या किया उसी जंगल में चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी, एक जाली लगा दी, तो उसी की साइड पे जाके उसको कंजर्व कर दिया, ऑन साइट कंजर्वेशन है, इसे कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। और एक्स सिटू क्या होता है, मान लो कोई बंदा है या कोई जानवर ऐसा है, जानवर मान लो कोई टाइगर है, वो अकेला वहां पे रह रहा है ना, या कोई बंदर मान लो है ना, टाइगर को खतरा नहीं रहता, बंदर मान लो अकेला वहां पे रह रहा है, उसके लिए वहां पे एक्सटेंशन होने के चांस है। अगर आपने सोचा कि अगर जंगल में हमने इसको छोड़ दिया तो इसकी डेथ हो जाएगी, तो मैंने क्या किया उस बंदर को वहां से उठा के जू में रख दिया है ना, तो मैंने क्या किया एक अपनी बनाई हुई जगह पे उस जानवर को उठा के रख दिया, तो ऐसे कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब हमने उसकी जगह पे नहीं किया, अपनी जगह पे किया, तो कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, इसे कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑन साइट कंजर्वेशन इन सिटू होता है और ऑफ साइट कंजर्वेशन क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है, दोनों का मतलब एक ही टर्म है, तो पूरी सेंटेंस में लिखा है, यही लिखा है ना, हाउ देयर इन द सिचुएशन वेयर द एनिमल और प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, इंडेंजर्ड मतलब खतरा है वहां पे, और थ्रेटेड मतलब एक्सटेंट होने वाला है, इतना ज्यादा खतरा है, लिखा हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन द वाइल्ड एनिमल सिचुएशन, द नीड, उसको क्या जरूरत है कि वहां से उठा के अपनी मैन मेड इकोसिस्टम में रखा जाए, तो हमारे जो मैन मेड इकोसिस्टम में रखा गया जू है, बोटेनिकल गार्डन है, उसकी दोनों क्या है एक्स सिटू कंजर्वेशन है, ऑफ साइट कंजर्वेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट देख लेते हैं कैट सीक्वेंस है किसका हायरार्चिकल, पहले बात समझिए हायरार्चिकल एलिमेंट क्या होता है, किसी को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखना हायरार्चिकल एलिमेंट होता है। एक होता है असेंडिंग मतलब अपवर्ड मतलब बढ़ते हुए क्रम में, एक होता है डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब हमें कहाँ जाना है स्पीसीज से कहाँ जाना है किंगडम की तरफ जाना है, क्यों असेंडिंग पूछा है, अगर डिसेंडिंग होता तो उसका उत्तर रख देते हैं हम, तो पहली बात ये, और दूसरा प्लांट में बोल रहा है, तो याद रखिए पहला ऑप्शन देख के आप टिक मत कर दीजिए, ये असेंडिंग ऑर्डर है, नो डाउट सही बात है, वो सही लिखा भी है ये, है ना, KPCOFGS किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ये पूरा होता है, ठीक है। और नीचे वाला भी तो है असेंडिंग, देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ फाइलम का और डिवीजन का, ये भी सही है लेकिन किसके लिए एनिमल के लिए सही है, और ये किसके सही है प्लांट के लिए सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्लांट के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, आपने कौन सा लगाया होगा फर्स्ट, हो गया गलत। नहीं देख लेते हैं द डाइजेस्ट सिस्टम द प्लैटी एलिमेंट्री इनकम्प्लीट होता है, क्यों भैया, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर क्या एक ही छेद है, वहीं से खा रहे हैं वहीं से निकाल रहे हैं, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल जो वही उसकी माउथ है और वही उसकी क्या एनस है, इसे कहते हैं क्या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों में क्या होता है या हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, खाते कहीं से हैं निकालते कहीं से हैं, तो एनस और आपकी माउथ है उसकी ओपनिंग अलग अलग हो, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं क्या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक ही ओपनिंग है तो कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। असल सा रीजन है इसलिए हमें ज्यादा समझाया आपको, लिखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्लैटी एलिमेंट्री में इनकम्प्लीट होता है, क्यों कारण क्या है अभी बताया मैंने, एलिमेंट्री कैनाल है एक ही छेद है वहीं से खा रहा है, वही माउथ है और वही एनस वहीं से निकाल रहे हैं, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट। कारण क्या है, लिखा है इन द प्लैटी एलिमेंट्री द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, लिखा है, तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, लिखा है आउटसाइड द बॉडी एंड सर्व एट बोथ माउथ एंड एनस, है ना, तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं विच क्रोमोसोम कंप्लीटली सीक्वेंस इन लास्ट टू मई 2006, कहते हैं मई 2006 के आते आते कौन सा क्रोमोसोम पूरी तरह से सीक्वेंस कर दिया गया था, पढ़ लिया गया था, तो कहते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट, क्यों, क्योंकि ये होता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम, इसके पास होते हैं 2968 जीन, है ना, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वाला होता था उसको हमने तुरंत रीड कर लिया था, कौन सा वाई क्रोमोसोम, इसके पास होता था ओनली 231 जीन,
है ना। तो सबसे ज्यादा जीन, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से इसको सबसे लास्ट तक स्टडी किया गया था। जो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट है एक्चुअली में वो 1990 से स्टार्ट होके 2003 तक ही गया था, है ना। लेकिन 3 साल और एक्स्ट्रा क्यों लग गया? क्योंकि फर्स्ट क्रोमोसोम को पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय बच्चों।